हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके मोस्ट कॉमन सिम्टम के तौर पे, यानी कि जो एक सिम्टम मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, जिसमें आप स्टूल में म्यूकस का आना यानी आंव का आना शामिल होता है, या फिर स्टूल में म्यूकस और ब्लड इन दोनों का मिल के आना होता है। तो ये कौन सी बीमारी है? यूनानी लिटरेचर में इस बीमारी के बारे में जो बात की गई उसका नाम है ज़ूसंतारिया, जिसका सिंपल मतलब होता है कि आंतों के ज़ख़म को बोलते हैं, या फिर आंतों में सहज यानी एब्रेजन यानी खराश पैदा हो जाता है। उसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं। यूनानी लिटरेचर में इस तरह के डिजीज़ कंडीशन का, यानी कि इस तरह के जो सिम्टम्स पता चलते हैं, जो बताती हैं कि जो इसके मोस्ट प्रॉक्सिमल आज़ा है यानी मोस्ट प्रॉक्सिमल ऑर्गन यानी कि कोलोन जो है वो अफेक्टेड है, वो पैथोलॉजिकली जो है वो उसमें पैथोलॉजी डेवलप हो चुकी हुई है। पैथोलॉजी डेवलप होने के पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, इन्फेक्शन या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, या फिर ट्यूमर्स, या फिर दूसरे और भी कारण लाइक ड्रग्स या फिर इंटेस्टाइनल इरिटेंट्स वगैरह जो भी हैं वो चीज़ें आती है। मोस्ट कॉमन जो है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होते हैं, वो इस तरह के कारण बनते हैं जो इस बीमारी के इस तरह के सिम्टम्स के जनरेशन में पैदा होने में ज़्यादा जो है वो मदद करते हैं। बड़ी आंत अगर ज़्यादा अफेक्टेड है तो उसकी वजह से लोअर एब्डोमेन में क्रैम्पिंग भी पता चलता है। और यूनानी लिटरेचर में इसके जो कारण हैं कि ये कैसे इस डिजीज़ ये बीमारी जो प्रोग्रेस होती है, तो इसको ह्यूमोरल बेसिस पे जो है वो इसके कारण को मेंशन किया गया। इसमें पहला था कि सफ़रा यानी कि येलो बाइल जो है वो चीज़ें अगर एक्सेस ये बड़ी आंत में वो शामिल हो रही है तो वो अगेन एंड अगेन जो है बार बड़ी आंतों के जो म्यूकोसा प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है उनको वो खुरेचती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एब्रेजन पैदा होता है, खराश पैदा होता है, और वो इस तरह की इसकी जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है और सिक्रीशन होने लगता है, म्यूकस का सिक्रीशन होने लगता है। फिर जब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का जो कॉलोनिक पार्ट होता है अगर वो कम्प्लीटली वहाँ पर का म्यूकोसा लेयर जो है वो इरोड हो जाता है तो सब म्यूकोसा लेयर में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, और उसकी वजह से ब्लीडिंग जो है यानी कि ब्लड भी स्टूल में आना शुरू हो जाता है, यानी इसकी सिविरिटी बढ़ती जाती है। और दूसरा जो कारण होता है वो फ्लेगमेटिक मॉर्बिड मैटर होता है। यूनानी लिटरेचर में फ्लेगमेटिक मॉर्बिड मैटर के थ्रू भी इस तरह के डिजीज़ की कंडीशन को पैदा होने की बात की गई है। कि मॉडर्न लिटरेचर में इससे जुड़ी बातें जो होती हैं जिसमें क्रोनिक डायरिया का केस मिलता है। क्रोनिक डायरिया ड्यू टू अगर कॉलोनिक पैथोलॉजी होती है, इसकी वजह होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, या तो फिर वो मोस्ट कॉमनली अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, या फिर क्रॉन्स डिजीज़ भी होते हैं। अब बात करते हैं कि यूनानी में इस तरह के डिजीज़ कंडीशन के ट्रीटमेंट अप्रोच को कैसे बात की गई है। ट्रीटमेंट जो है यूनानी में इस तरह के डिजीज़ कंडीशन का, इस तरह के हालत का जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि एक्सेस जो ब्लड का या फिर म्यूकस का जो सिक्रीशन स्टूल में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो ब्लड के सिक्रीशन को और जो म्यूकस का सिक्रीशन है उसे हम रोकने का काम करते हैं। उसे रोकने के लिए एस्ट्रिंजेंट टाइप की दवाएं दी जाती हैं, या फिर म्यूसिलाइजनस नेचर की, यानी कि जिस नेचर का म्यूकस होता है उस तरह की दवाएं जो है वो हम उस तरह की दवाएं रिकमेंड की जाती हैं। ओरली जो है डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलेशंस होते हैं, सिंगल दवाएं भी होती हैं, कंपाउंड फॉर्मुलेशन होती है। कंपाउंड फॉर्मुलेशन में जो दवाएं होती हैं वो मोस्टली जो डायरिया के ट्रीटमेंट में एंटी अल्सर होती है, उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर की होती हैं। इन तरह की दवाओं को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक मोस्ट कॉमन जो फॉर्मुलेशन है वो है सफूफ मिक्लियासा। सफूफ मिक्लियासा एक पाउडर फॉर्म ड्रग होती है, इसे आप 5 से 7 ग्राम जो है सुबह में पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरी फॉर्मुलेशन होती है जिसे कहते हैं, जिसका नाम है सफूफ-ए-तीन। ये वो फॉर्मुलेशन है जिसका यूज़ आप एंटी डायरियल इफेक्ट के तौर पे, एंटी अल्सर के तौर पे सफूफ-ए-तीन को भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे भी आप 5 से 7 ग्राम सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ शरबत फार्मूले होते हैं जैसे कि शरबत बेलगिरी है, तो इसको आप 40 ml बीडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है शरबत बेलगिरी, यानी बेलगिरी जो है वो एक ऐसा फ्रूट है, बेल का जो फल होता है एक ऐसा फ्रूट है जो जिसके रिपोर्ट्स हैं कि वो एंटी अल्सर होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी कि ये जो आंतों के ज़ख़म होते हैं इसे भरने में इसका बहुत बढ़िया रोल होता है, यानी इसे ठीक करती हैं। तो अगर आप इस तरह के डिजीज़ कंडीशन से, इस तरह के सिम्टम से क्रॉनिकली बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं तो बेल के शरबत को भी अपने नॉर्मल डाइट में यूज़ करें, बेल का फल भी आप इस्तेमाल करें, और दवा के तौर पे आप शरबत बेलगिरी को जो है वो यूज़ करें। शरबत और दूसरा होता है इलाज बिल तदबीर का पार्ट होता है, जिसमें इलाज बिल तदबीर यानी रेजिमिनल थेरेपी में जो हुकना एक ऐसा रेजिमेन है जिसे एनेमा कहते हैं, उसके थ्रू इस डिजीज़ कंडीशन का यानी कि कोलोनिक पैथोलॉजी को जो है वो ठीक किया जाता है ट्रीट किया जाता है। यानी कि अगर इस तरह के सिम्टम्स पता चल रहे हैं जैसे कि ब्लड एक्सेस और म्यूकस यानी आंव और खून जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फौरी रिलीफ के लिए तो एस्ट्रिंजेंट एंड हेमोस्टेटिक टाइप की जो एनेमा होती है उसको हम करते हैं, यानी कि काबिज़ और हाबिस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि अगर आप इस तरह के सिम्टम से बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं और इसकी जो सिविरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और तो इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, यूनानी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जब तक प्रॉपर हिस्ट्री जब तक हम नहीं लेते हैं, यानी ये नहीं देखते कि ये डिज़ीज़ कंडीशन कैसे प्रोग्रेस हुआ था, इसकी सिविरिटी कैसे डेवलप हुई थी, कैसे ये डिज़ीज़ जो है वो प्रोग्रेस हुआ था, उन सब की प्रॉपर एंड कंप्लीट हिस्ट्री लेनी पड़ती है। फिर कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, यहाँ तक कि कुछ जो टेस्ट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, जैसे कि स्टूल एग्जामिनेशंस होते हैं। उसके बाद कुछ जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं। कुछ जो टेस्ट होते हैं जो रेडियो इमेजिंग टेस्ट होते हैं, यानी कि हम जैसे कि इलियोकोलोनोस्कोपी कराने के बाद हम कोलोन के इंटरनल स्ट्रक्चर जो म्यूकोसा लेयर है उसे हम एसेस करते हैं कि कहीं वहाँ पे अल्सर्स की सिविरिटी कहाँ पर है, क्योंकि जो कोलोन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसके कितने साइट्स पर जो है, कितने पर्टिकुलर साइट्स पर जो है वो अल्सर बने हैं, कहाँ कहाँ पर जो है वो पैथोलॉजी डेवलप हुई है, तो इससे या फिर क्या उसमें ट्यूमर डेवलप हो रहा है या नहीं, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या फिर अल्सर्स हैं तो वो कितने सीवियर हैं, इस सब चीज़ों को जानने के साथ जब एग्जैक्ट डायग्नोसिस पता चल जाती है तो फिर उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हम बेहतर बना सकते हैं। यहाँ तक कि इससे उसका जो इलाज हो सकता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरत है कि आप कम्प्लीटली आप किसी डॉक्टर से, कि यूनानी फिजिशियन से कंसल्ट करें, और कंसल्टेशन के बाद जो है वो दवा का यूज़ करें। लेकिन दवाओं के यूज़ में जैसे कि मैंने जो कुछ फॉर्मुलेशंस बताए हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ठीक है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंसल्ट करें। अगर आप यूनानी कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के 29 नंबर ओपीडी जो मेडिसिन ओपीडी